नमस्कार। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा एवं जय हिंद जैसे अनेकों ओजपूर्ण एवं प्रभावशाली नारे देने वाले हमारे परम आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। जैसा कि हम जानते हैं, नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। नेताजी के जीवन के बारे में कई ऐसे तथ्य हैं जिन पर हम बात नहीं करना चाहते हैं। हालांकि नेताजी की जयंती पर उनका स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान हम याद कर लेते हैं। नेताजी के जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक की कई बातें आज भी चर्चा में रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। क्या आपको पता है, नेताजी ने एक आत्मकथा भी लिखी थी जिसका नाम था एक भारतीय तीर्थयात्री। हालांकि ये आत्मकथा अधूरी रह गई थी, लेकिन फिर भी जितनी उन्होंने लिखी है उतना ही पढ़कर आपको नेताजी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा कि नेताजी का जीवन कैसा था। नेताजी बचपन से ही बहुत ही जिज्ञासु और बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। क्या आपको पता है, नेताजी का वेदांत से बहुत गहरा संबंध था। महज 15 वर्ष की उम्र में नेताजी ने विवेकानंद जी की जीवनी को पढ़ा था। उसके बाद वे और जानकारी के लिए विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की रचनाओं को भी पढ़ना आरंभ किया था उन्होंने। उसके बाद धीरे धीरे वो उपनिषदों की तरफ आए थे, उपनिषद भी पढ़ने लगे थे। जबकि आज का युवा ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, वो महज 15 वर्ष की उम्र से ही वेदांत, उपनिषद, इन सब में इतनी गहरी रुचि रख रहे हैं, जिसके कारण वो इतने बड़े क्रांतिकारी हुए। पर हम में से आजकल लोगों को या तो नाम भी नहीं पता है वेदांत उपनिषद का, और पढ़ना तो दूर की बात है, हमें नाम भी नहीं पता होता है। स्कूल के दिनों से ही नेताजी ऐसे साथियों की तलाश में रहा करते थे जो उनकी तरह वेदांत और उपनिषद में रुचि रखते थे। इससे साफ स्पष्ट है कि संगति कितनी मायने रखती है। ये बात नेताजी को भी पता थी कि यदि उन्होंने अपनी संगति ऐसी रखी जो उनकी रुचियों के अनुरूप नहीं है, तो वो संगत उनके लिए अच्छी नहीं होगी। इसलिए नेताजी हमेशा से ही ऐसे साथियों या ऐसे मित्रों की तलाश में रहा करते थे जो उनके साथ उपनिषद, वेदांत में वार्तालाप कर सकें या उनके साथ बैठ के पढ़ सकें। कई बार नेताजी के मित्र उन्हें सन्यासी कहकर भी पुकारते थे, उनकी इसी रुचि को देखकर, और नेताजी को इस बात से बहुत प्रसन्नता भी मिलती थी। अंग्रेजों के खिलाफ उनके संघर्ष की तो सब बात करते हैं, लेकिन अध्यात्म की तरफ उनके बढ़ते कदम को देखकर नेताजी के स्वजनों ने भी विरोध किया था, जहाँ पर उन्होंने खुद संघर्ष किया था। कई बार उनके पिता ने उनको कहा कि बेटा, ये उम्र नहीं है ये वेदांत उपनिषद पढ़ने की, अभी तुम सांसारिक जीवन में पहले अच्छे से निवृत्त हो जाओ, जॉब कर लो और घर बसा लो, सारी चीज़ें कर लो, फिर बाद में बुढ़ापे के लिए ये सब कर लेना। तो वहाँ पर नेताजी ने बहुत ही गहरा विरोध किया था और कहा था कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें वेदांत बाद में पढ़ेंगे, यही वो उम्र है जब हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि विवेकानंद जी से वो प्रेरित थे। विवेकानंद जी भी एक युवा ही थे जब वो इस संघर्ष में उतरे थे, तो उन्हें ये बात साफ जाहिर थी, अगर हमारे भारत का युवा इस चीज़ को अपने भीतर ले आएगा तभी वो क्रांति कर पाएगा। बुढ़ापे में कौन सी क्रांति की जा सकती है। बचपन से ही नेताजी को ढर्रे में बंधकर रहना पसंद नहीं था। वे हमेशा से ही एक नए वास्तविक जगत की तलाश में रहा करते थे। एक बार नेताजी ने पत्र में लिखा कि यदि संसार के द्वारा प्रभावित होकर मैं अपने मन में निराशा या डर लाऊं, तो मैं समझूंगा कि ये मेरी दुर्बलता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की निगाह आसमान की तरफ लगी हो, उसे सामने पहाड़ है या नदी ये दिखाई नहीं देना चाहिए। बचपन से ही स्पष्ट था कि मानव जीवन खाने पीने और भोग करने के लिए नहीं है, अपितु इसका एक गहरा आदर्श भी है। क्या ये बात आज हम लेकर चल पा रहे हैं? क्या नेताजी की कही ये बात हम अपने जीवन में उतार पा रहे हैं कि मानव जीवन न सिर्फ खाने पीने और भोग के लिए है, बल्कि इसका एक ऊंचा आदर्श भी है? मुझे लगता है आज हम सभी युवाओं में इस आदर्श की कमी है। हम ये बात बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में एक ऊंचा आदर्श भी है। हम बिल्कुल समाज के द्वारा बनाए गए नियमों और ढर्रों, जितना हमें बता दिया जाता है, उसी पर चल रहे होते हैं। क्या हमने कभी खुद से प्रश्न किया है? और साथ ही प्रश्न करने की ताकत भी नेताजी में आ सकी, क्योंकि वो वेदांत में बहुत गहरे बैठे हुए थे। पर हमारे जीवन में तो वेदांत उपनिषद कहीं है ही नहीं। तो मुझे लगता है यदि एक सही जीवन जीना है तो वेदांत, गीता, उपनिषद इनके करीब हमें ज़रूर ही आना पड़ेगा, अन्यथा हम बस समाज के द्वारा बने बनाए एक घरों में ही चलते रह जाएंगे। बंगाल से होने के बावजूद भी नेताजी ने मांसाहार का पुरजोर विरोध किया। वो बचपन में ही गुरु की खोज में निकल पड़े थे। शास्त्र पढ़ने का नियम बनाया उन्होंने, और बाल्यावस्था से ही गाँव में चल रहे निर्माण कार्यों में उन्होंने हाथ बटाया। नेताजी का जीवन बहुत ही ऊंचा और बहुत ही ज़्यादा सिखाने वाला है। नेताजी के जीवन में महिलाओं के लिए भी बहुत ही ऊंचा स्थान था। वे हमेशा से चाहते थे कि यदि हम किसी भी देश का उत्थान चाहते हैं, यदि हम किसी भी देश को ऊंचा उठता दिखना चाहते हैं, तो सबसे पहला हमें ये करना होगा कि वहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों में समानता ले आनी होगी। नेताजी ने एक बार श्रीमती नायडू जी का भाषण सुना था, जिसे वो बहुत ही गौरवान्वित हुए थे। उन्हें लगा था कि अभी भी हमारे भारत में ऐसी महिलाएं हैं जो सामने आकर खुलकर
हमारे देश के बारे में कुछ कह सकती हैं या अपने बारे में कुछ बता सकती हैं। हमेशा से उनका ये प्रयास रहा है कि जहाँ भी हो, जितना भी हो सके, वो महिलाओं को शीर्ष पर ले जाएं, उनको उच्चतम की ओर ले जाएं। इसका एक प्रमाण हमें ये भी मिलता है, जब नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की रचना की थी, तो आज़ाद हिंद फौज बनाने के साथ में रानी झांसी रेजिमेंट की प्रमुख लक्ष्मी सहगल जी को उसका प्रमुख बनाया था। उनकी धर्मपत्नी रही एमिली सेंकल जी, जो उनके जीवन में एक मित्र के रूप में रही, हमेशा से उनका मार्गदर्शन किया, उनके साथ खड़ी रही। जबकि वो एक पत्नी के रूप में थी, फिर भी वो हमेशा उनके साथ एक दोस्त के रूप में खड़ी रही। यहाँ से भी दिखता है कि नेताजी के मन में महिलाओं के लिए कितना अधिक सम्मान था। उनके बड़े भाई एवं माताजी को लिखे गए पत्रों के द्वारा स्पष्ट पता चलता है कि वो वेदांत की सीख थी, जिसके कारण युवा सुभाष के भीतर क्रांति की लौ जल सकी। यही वेदांत की सीख का ही नतीजा था कि उस समय की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी ICS में चौथा स्थान प्राप्त करने के बाद भी नेताजी ने उस जॉब से त्यागपत्र दे दिया था। चांद के करीब आने के बाद ही मुझे अपने जीवन का लक्ष्य साफ हो चुका था, अपनी मुक्ति, मानवता का उद्धार एवं देश की सेवा। नेताजी के साहस को नमन, वेदांत की जीवनदायिनी सीख को नमन। इस युग की यही विडंबना है कि किसी भी महापुरुष के जीवन के उस सत्य को छिपा दिया जाता है जो हमारे तेजहीन एवं शुष्क जीवन पर सवाल उठाए। हम किसी भी क्रांतिकारी, किसी भी महान व्यक्तित्व के जीवन से उतना ही उठाते हैं जो हमारे ढर्रे को लगातार चलाती रहे, ना कि हम उन तथ्यों को उठाते हैं जो हमारे जीवन ढर्रेबद्ध, परंपरागत, नियम पर, अंधविश्वास, रूढ़ियों पर चल रहे जीवन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए कि ऐसा जीवन हम क्यों जी रहे हैं, क्यों हम मजबूर हैं ऐसा जीवन जीने के लिए, क्या वैसा जीवन हम नहीं जी सकते हैं जैसा इन्होंने जिया है। पर अफसोस वो तथ्य हमारे सामने लाए ही नहीं जाते, वो छुपा दिए जाते हैं। जैसा कि आज की पारंपरिक मीडिया और सोशल मीडिया है, जो चारों तरफ हमारे सामने अंधविश्वास, झूठ, पाखंड और गॉसिप को परोस रही है। सत्य का कहीं कोई स्थान ही नहीं है। अगर सच कहीं है भी तो ना तो उसे कोई देख रहा है, ना सुन रहा है, ना पढ़ रहा है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज खुद नेताजी की जयंती पर उनकी आत्मकथा को पढ़ेंगे? शायद कोई नहीं, लेकिन हम में से हर कोई स्टेटस पर नेताजी की जयंती की शुभकामनाएं लगाएगा। हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लगाएगा उनकी तस्वीरों को और कहेगा कि हमारे देश का क्रांतिकारी, जय हिंद लगाएगा। पर क्या सच में उनके उस जीवन को हम अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? क्या हम उतारेंगे? मेरा आपसे प्रश्न है, आप हमें लिखकर बताएं, क्या आप आज नेताजी के जयंती पर उनके बारे में पढ़ने के लिए तैयार हैं, या आपने पहले नेताजी के बारे में पढ़ा है? वे कौन से तथ्य ऐसे रहे हैं जो नेताजी के जीवन से आपको बहुत ही प्रिय लगे हैं, जो आप अपने जीवन में उतार रहे हैं? दूसरा प्रश्न मेरा है कि क्या आप आगे भी किसी क्रांतिकारी के बारे में जानना चाहेंगे? नेताजी के बारे में हमने इतना कुछ जाना है और ये बहुत ही मुश्किल है कि 5-10 मिनट में किसी भी बड़े क्रांतिकारी के पूरे जीवन को कह पाना। उसके लिए हमें ज़रूरी होगा कि हम खुद पुस्तक उठाएं और पढ़ें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। कहते थे, मैंने अपने शुरुआती जीवन में ही संकल्प ले लिया था कि मैं किसी भी घिसे पिटे रास्ते पर नहीं चलूँगा।